सिंग के ऊपर जो म्यूजिक के ऊपर जो वो एथनोग्राफी एक तरह की आ जाएगी ना यहाँ की, म्यूजिक की एथनोग्राफी आ जाएगी। सही कह रहे हो। तो इस वजह से डालना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ तो फोकस है, लेकिन उसके पीछे इसका बैकग्राउंड थोड़ा मिल जाए ना तो वो बंदा ज़रा क्लियर कर लेता है अपने आप। सही है। तो फिर जो सितार के घराने हैं यहाँ और कौन लोग हैं, बस सितार के घराने क्या बिल्कुल अलहदा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मेरा रिसर्च है ये पंजाब वगैरह में, वहाँ पे ओरिजिनली तो ख्याल बाद में मर्ज हुआ और 19th सेंचुरी के से स्टार्ट हुआ, और फिर सारा उससे पहले तो जितने म्यूजिशियंस थे वो तो पंजाब में धुरपद होता था। वहाँ पे बीनकार हुए हैं, सरंगी नवाज हुए हैं, तबले में हुए हैं लोग, पखावज में हुए हैं, गायक हुए हैं ज़्यादा, लेकिन सितार नमाज नहीं वहाँ पे मिला हुई। तो सूर घराने की गायकी मैं एक बात भूल जाऊंगा, शायद आपको बड़ी सूटेबल लगेगी। अभी आपने बात की ना, तो एक बहस है बहुत बड़ी पंजाब में कि वहाँ पर गाना कौन लेकर आया। सबसे पहला वहाँ वोकलिस्ट कौन है जिसने पंजाब में आके वोकल गाया और क्लासिकल गाया। इसको आप खुद लिख लें, मतलब एक्सप्लोर कीजिएगा, मेरे कहने से नहीं, मतलब मैं जो बात कहूँ उसको मानिएगा नहीं, ठीक नहीं मैं और इसको क्वेश्चन समझिएगा। अच्छा, आपके उसमें फ़ायदा उसका ये है कि वो सितार वाले देखिए, आपकी आंखें रोशन हो गई। Who was the first vocalist in Punjab? No, first vocalist, but not first vocalist, but first gharana of classical vocal. First gharana of classical vocal, and what was the history and of origin of that gharana? This is the question. Because all of the person they consider, and also Indian also considering like that, if you want to establish and making your good voice, good music, good voice culture, Punjab is suitable place हो गया। ठीक। पंजाब जिड़ा लाहौर च नहीं गया जमीन, it is a statement. What was the reason behind that? है ना? तो ये भी एक्सप्लोर करने की बात। इस पर दो कंट्रोवर्सीज हैं। अली बख्श खान जो वालिद साहब थे बड़े गुलाम अली खान साहब के, अली बख्श खान दोस्त थे। अलिया फत्तू दो बंदे थे। अच्छा। अली बख्श खान, फतेह अली खान, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। एक का बेटा जो है ना बड़े गुलाम अली खान, सही है ना। तो इनका कहना है कि हमारे घराने लेकर आए थे, इनका ये कहना है। एक बात, जो ग्वालियर वाले हैं उनमें से एक या दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर इस्टेब्लिश किया घराना। उसमें जो रबाबी घराना है जिनमें से ये हैं शगन साहब, शगन साहब हैं, नफीस खान साहब, नफीस खान, शगन साहब वाले, इन्होंने बाकायदा वहाँ के जिस जमाने में स्कूल ऑफ म्यूजिक खोला था पहले, तो उस पर लिखा हुआ था शेर पंजाब, इनके वाले साहब का नाम था, भाई लाल का। हाँ, शेर पंजाब इसलिए कहते थे उसको कि वो गाने ही वो लेकर आया। और अभी तक वो तान उस तरह ही लगाते हैं जिस तरह गमक वाली तान है ना, मोटी आवाज, उसकी वजह से मोटी भारी करके। तो वो पंजाब में इस तरह से नहीं गाते थे पहले। पंजाब में वो लुडी उडी है, वो जिस तरह यहाँ पर का जो सिंध का जो कल्चर था गाने का वो कुछ और है। सही। हमारे गाने वालों के बाद जब उसका कल्चर बना तो वो म्यूजिक दूसरा है। इस तरह पंजाब का जो कल्चर है ना उसको भी ग्वालियर वालों ने बनाया है। इसके एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे, इसको स्टैब्लिश करेंगे या इसको एक्सप्लोर करेंगे। और उसमें एक घराना सितार वाला है और वो इनके वालिद साहब हैं अपना शगन साहब। मेरे पास मुझे उनका एक फ़ोटो याद है, उनके घर में मैंने देखा था। तो आप इसको सीक्वेंस में लाएं उसमें कि इसमें घराने जो देखें, शगन साहब तो बेसिकली हैं कपूरथला से, ग्वालियर के हैं, लेकिन जो इनके कपूरथला से भी सीखे, क्योंकि इनके जो वालिद साहब ने कोई 14-15 लोगों की शादी में। जी जी बिल्कुल। उसकी वजह से उनमें नासरुद्दीन भी थे जो बीनकार थे। बिल्कुल ठीक है, सही। मैंने शगन साहब का इंटरव्यू किया है, इस हवाले से करें, इस हवाले से किया है। बस ठीक, बस हो गया। उसमें थे भाई महबूब अली जो सितार नवाज थे। हाँ ठीक है, ठीक है। भाई महबूब अली, ये रुबाबी सारे जितने थे ये कपूरथला से ही हैं असल में। अभी तक जो अभी भी इनका एक लड़का, एक बंदा बजा रहा है, उसका नाम है हामिद। हामिद नहीं, वो फौत हो चुके हैं। हामिद हुसैन खान फौत हो चुके हैं। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, हमारे हालांकि उम्र में बड़ा फर्क था, सही। लेकिन वो सिर्फ म्यूजिकल विजन की वजह से दोस्ती थी।
सही, उनके बल्कि आगे खासे शागिर्द हुए हैं पिंडी में। नासरुद्दीन साहब हामिद खान साहब के शागिर्द थे। अच्छा था, ठीक। और मुझे नहीं वो मालूम तो था। बहुत हुए अरसा हो गया। ये मुझे नहीं मालूम थी बात, ये जो आप कह रहे हैं। उधर ही रहते थे कटरी बाबा में, लेकिन क्योंकि कभी मैंने सोचा ही नहीं था इस चूना पर, मंडी में। मैंने कभी इस पर नहीं सोचा ही नहीं था। अब आप जाएंगे ना जब इनके पास शाहिद वालों के पास, इसके वाले सब अच्छा गाना 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 गाते हैं। सही, आप उसका गाना रिकॉर्ड कीजिए बिल्कुल और आप कहेंगे तो मैं चलूंगा आपके साथ। सर, इसी काम से ही आए हैं। शाहिद को फोन किया आपने? मैं तो मुसलसल इधर ही ट्राई बना- कर रहा हूँ, वो नहीं उठा रहा। आप लोगों के पास कोई खोता होता गाड़ी वाड़ी गाड़ी है ना, तो हमला करें उधर, ऐसे ही है, धावा बोला जाए उन्हें पकड़ा है जाए, ना, और भी चारा नहीं है। धावा बोल देते चलो यार। सही। अच्छा, उसमें अब ये है कि आप इसके एंगल से फोन इनका इंटरव्यू कीजिएगा, इनके खानदान में 5-6 बंदे और निकल आएंगे। अच्छा, कुछ तो आपने मुझे तस्वीरें भी दी थी। हाँ। उसमें कुछ वो जो एक मुझे फैमिली मुझे जो मिली थी वो महबूब खान की फोटो है इसमें। महबूब खान की नहीं है, याकूब खान की है। हाँ सॉरी ठीक है। और जमालुद्दीन भारती की भी हैं। अब इसको बताना ही चाह रहा हूँ, उनका इनको family- बताना चाह रहा हूँ कि थीसिस इस तरह याद होता है, अच्छा, जिस तरह बाप का नाम याद होता है ना, एक सेकंड में आपको पूछा जाएगा भाई फलाने का नाम कहेंगे और उसके बाद दूसरा नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप का नाम चेंज नहीं हो सकता। सही कहते हैं, और थीसिस में भी ऐसी होता है। चेंज नहीं होता। हमारे यहाँ चुतियाप ही होता है मास कम्युनिकेशन में, जिसने थीसिस किया उसको ये नहीं पता कि मेरा टॉपिक क्या है। खुदाई कसम, हाँ। मैंने कहा यार तू छाते करी तो वो साईं वो इबरत मैगजीन में अलाए औरतन जा मसला अलाए छा मुझे तू थीसिस तो गई है साल में। हाँ हाँ मां ही गई है। वो लग रहा है कि इसका मतलब या तो उर्दू से करके लाया या छापा मारा, बिल्कुल, दोनों में से एक बात है। अपना काम नहीं है। अपना काम आपने एक लकीर भी खींची है ना, आपको याद होगी, क्योंकि उसमें जो आपने टाइम लगाया ना, एक सेकंड। अल्लाह ने मुझे 2 एहसान किए ना मुझ पर, बड़े कर्म है मौला कि मैं इस लायक नहीं हूँ। एक तो मुझे जर्नलिज्म का वो जो एक मेरा वेपन था ना मेरे पास, दूसरा भी म्यूजिकोलॉजी का, तीसरा म्यूजिक करने का कोई, और चौथा ये कि मैं स्पोकन था और करके दिखा सकता था। बिल्कुल, ये मुझे प्लस पॉइंट है। प्रैक्टिसिंग म्यूजिशियन। हाँ हो ठार सही पैसा दे ओगे में चाहिए ना यार, तू अला ये शर्माई दो है तू निकाह थेला में ओडी बल छारा एकदम चे बाबा अचु विज इतना ठीक है। अच्छा, मारो निश्चित वही जो पास नहीं हो बस सर हाजुर हाजुर वो बाकी थीलो जो डिसीड है डिसीड। हाँ अच्छा, एक तो तस्वीरें वगैरह जो सी हैं वो उनसे कंफर्म कराना है कि उनमें नाम कौन कौन है। हाँ, मैं वो मैंने यहाँ रखी हुई। अच्छा, आपको उनके अच्छा, बारे में एक पता है? छोटा सा काम कीजिएगा। हाँ जी। मेरे छोटे भाई हैं, उनका नाम है नदर हुसैन। अच्छा। मियाँ नदर हुसैन बोलते हैं उनको, मियाँ इसलिए कहते हैं काम कीड़ा। सही, बहुत अच्छे कंपोजर होता है, है ना मियाँ तो कंपोजर किताब है। हाँ, हाँ। कंपोजर है और हमारा आधा काम वही करते हैं। उन्होंने सितार खुद भी बजाया हुआ है। सही। हाँ, और एडिशनल बात यह है कि मेरे एक दादा सितार बजाते थे, उनका क्या नाम? उनका नाम था सेंधो खान, सिंध की वजह से उसका नाम भी रखा गया। हाँ, हाँ। पैदा ही यहीं हुए थे हाँ, हाँ। और यहाँ का जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसको बदलाया था, ये उसने काम किया। सही। और उनकी मज़ार पर मेला लगता है गाने वाले की वजह से, ठीक। इस वजह से नहीं कि ओलिया है, उस पर गाने वाले हाजिरी देते हैं। सही। ये कितनी अच्छी बात है ना, सही। नई बात है ना, गाने वाले पर हाजिरी देना। नहीं, वो तो और ये वो तो ट्रेडिशन tradition पता है वहाँ का है, तानसेन का बिल्कुल। ट्रेडिशन वहाँ का है, नहीं लेकिन समझा। यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं सिंध को बहुत अच्छा समझता हूँ म्यूजिक के हवाले से। सिंध की जो रिवायतों को, वो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो दरगाहों पर होता है। सही। तो उसको उन्होंने ना चेंज किया और उसको क्लासिक किया, क्लासिक और फोक को मिलाने की कोशिश की और बहुत अच्छा मिलाया। और उनके शागिर्दों में कौन कौन है? अमीन फ़हीम के वालिद साहब, अपना मखदूम तालिबुल मौला। अच्छा। अब कहानी समझिएगा, अमीन फ़हीम की जो बीवी है उसका नाम है दीना लैला। दीना लैला रूना लैला की बहन। अच्छा, सगी बहनें हैं दोनों। अब ये इनके यहाँ कहाँ से आया कि इनके वालिद साहब बहुत अच्छा सितार बजाते थे, उनका नाम था तालिबुल मौला, उनकी दरगाह पर मेला लगता है और वो हमारे दादा के शागिर्द थे। ये आप समझ लें कि सारा म्यूजिक जो है वो इधर ही कहीं घूम रहा है।
और पूरे सिंध में इस तरह की कोई ट्रेडिशन नहीं सिवाय इनके यहाँ। और जो दूसरे उस तरफ है उन उधर भी कोई इस तरह का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, एक तो और नाम थे, एक तो बच्चे का है, एक मैंने देखा है शहरोज हुसैन, छोटा सा बच्चा है वो, ख्याल दर्पण में भी वो बजाया है। हाँ, वो तो इमदाद साहब का बेटा है ना? इमदाद साहब का बेटा है वो, सही, कराची में ही है। हाँ, वो कह भी रहा है वो। हाँ। जो है वो भी कह रहे हैं। सही, ठीक। और इमदाद खान साहब तो हुए थे शागिर्द कबीर खान के। अरे तो शुरू नहीं हुआ, हो रहा है प्रोग्राम शुरू है, रिकॉर्डिंग ऑडियो वगैरह ये साथ कर रहे हैं ना। अरे शुरू काम हो गया। नोट्स में नहीं ना लिखते जा रहा, ऑडियो है सेव रहेगा, उसको नहीं तो ट्रांसलेट करता रहूंगा, मतलब की बात वो फोकस वाली तो रखे ना कि बात क्या करनी है। हाँ, बात तो पता नहीं घर की बात में खैर है। खैर तो नहीं है, अजान आ रही है, थोड़ा रोके इसको। न्यूज़ क्या है परफॉर्मेंस के लिए, प्लेटफॉर्म कितने हैं, गवर्नमेंट उसको पैट्रनाइज कर रही है कि नहीं कर रही है, प्राइवेट आप यहीं से पूछते जाएंगे, हम्म, यहीं से पूछते जाएंगे, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है ना। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। पहला हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड। हाँ जी, ओके ना, आप भले उस पर टिक करते हैं, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये। ठीक। सबसे पहला वो ये, व्हाट इज द म्यूजिक कल्चर ऑफ सिंध और उसकी हिस्ट्री ऑफ दैट म्यूजिक कल्चर। शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध के कल्चर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले बात तो ये आती है कि यहाँ पर जो मोइंजोदड़ो से हमें डांसिंग गर्ल मिलती है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर म्यूज़िक था, और उसके 5000 साल पहले की बात है। एक बात है, और अगर फर्ज करें कि यहाँ पर म्यूज़िक था तो वहाँ डांस की बात हो रही है, तो डांस के लिए सबसे पहले रिदम होना बड़ा ज़रूरी होता है, और रिदम के लिए गाना ज़रूरी होता है, और गाने के लिए शायरी ज़रूरी। तो तीनों एविडेंसेस मिल जाते हैं कि यहाँ लिटरेचर भी था, यहाँ पर गाना भी था, यहाँ पर रिदम भी था, और डांस भी था। तो ये 5000 साल पहले की बात है। यही वजह है कि यहाँ कभी भी गाने को कंट्रोवर्सी में नहीं लाया गया सिंध में। बुनियादी तौर पे जो सवाल आपका ये कि यहाँ पर कल्चर क्या आफ्टर है, पार्टीशन जो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा मुल्क पूरा पाकिस्तान जो है वो ज़राती मुल्क है, एग्रीकल्चर है, तो सिंध भी एग्रीकल्चर से बाहर नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी फोक गाने रहे हैं उसका जो है लैंड से, फसल से, खेतों से बड़ा वास्ता रहा है। तो कल्चरल म्यूज़िक यहाँ का जो है ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक वो लैंड से जुड़ा हुआ है। अब जो यहाँ पर जो कल्चर है वो है औलिया परस्ती। यहाँ पर औलियाओं को बहुत अच्छा समझा जाता है, बल्कि इतना अच्छा समझा जाता है कि वहाँ मौसीकी को, अपने कल्चर को, अपने बिलीव को उन्होंने औलियाओं की दरगाहों के साथ जोड़ा हुआ है। यही वजह है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर जो म्यूज़िक होता है, जो मौसीकी होती है वो अलग है, लाल शहबाज कलंदर पर जो मौसीकी होती है वो अलग है, सच्चल सरमस पर जो मौसीकी होती है वो अलग है। इसका मकसद ये हुआ कि इनको जो पैट्रोनेज किया है वो हुकूमत ने नहीं किया, वो किया है औलियाए कराम ने, यहाँ के बुज़ुर्गों ने। और उसने अच्छा उनकी जो तालीम रही है वो रही है सब इंसान बराबर है, इंसान सबसे बड़ा है, और मजहबी सेक्टरिज्म नहीं रहा है। इसलिए मौसीकी का जो रंग है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल और यहाँ के लैंड से जुड़ा रहा है। जैसे लाल शहबाज कलंदर पर जो फॉर्म गाई जाती है या उनके लिए जो गाई जाती है वो है धमाल। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर जो
फॉर्म गाई जाती है वो है वाई। सच्चल सरवस पर जो फॉर्म गाई जाती है उसे कहते हैं सुंग। तो ये 3 फॉर्म तो आपको, और मज़ीद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं यहाँ नहीं बता सक रहा या अभी हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, और वो गाई जाती है। और एक और एडिशनल बात जो है वो मैं यहाँ कहते हुए मुझे खुशी होगी कि यहाँ पर जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो दिन मनाए जाते हैं मुहर्रम शरीफ में, उसके लिए भी एक अपने रिदम है, उसके लिए भी अपने इनके राग हैं। उनके जो दिन हैं मुख्तलिफ इमाम अलैहिस्सलाम के, उनके लिए अपनी अपनी एक बाणियाँ हैं, जिस तरह बाणी होती है, जैसे कुछ पढ़ा जाता है ख़ास तौर पर। तो यहाँ मकसद ये हुआ कि यहाँ मज़हब और गाना बड़ा मिक्स रहा है, यहाँ के कल्चर का हिस्सा रहा है, यहाँ के लैंड का भी हिस्सा रहा है, यानी कि वो फोक को और अपने कल्चर को और अपने मज़हब को, तीनों को एक जगह मिला के रहे। और यहाँ कभी लैंग्वेजेस पर भी लड़ाई नहीं हुई, मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। एक तो मरहला ये हो गया। दूसरा सवाल की क्लासिकल जब घराने यहाँ पे आए हैं तो उनमें कौन कौन से घराने थे, ठीक है, किस किस बैकग्राउंड से वो आए हैं, और यहाँ पे फिर क्लासिकल म्यूजिक किस तरह का हुआ है? पहले तो सिंध में एक फॉर्म है जो बहुत खूबसूरती से गाई जाती है, जो सराइकी बेल्ट में और पंजाब में भी मिलती है, उसको कहते हैं काफ़ी। काफ़ी यहाँ का जो है वो सुलझा हुआ फॉर्म है म्यूज़िक का, जिसे समझ के गाया जाता है, फोक से हटकर। तो रवायतों में मिलता है कि हमारे एक दादा थे जिनका नाम था गामड़ खान, उनसे पहले थी कोई शादी खान। तो हमारा घराना बनता है ग्वालियर। तो शादी खान साहब जो है ना, वो किसी ज़माने में शिकारपुर में आके सिंध में शिकारपुर में आबाद हुए, वहीं उनका मस्कन रहा, वहीं उनकी डेथ हुई, वहीं उनका मज़ार भी है। चिड़ंगी शाह मकान उसको कहते हैं, उस जगह का नाम। अभी भी उनकी मज़ार है और उस पर मेला लगता है, वहाँ गाना होता है, ट्रेडिशन है उनका। तो शादी खान साहब जो है ना और गामड़ खान साहब, ये सराइकी काफ़ी गाया करते हैं। तो उस वजह से फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ की सिंधी काफ़ी गाना शुरू किया। तो उस काफ़ी में उन्होंने क्लासिकल मिलाया, क्लासिकल को मिक्स करते लाए। उस काफ़ी का जो रंग बन गया वो पंजाब की काफ़ी से फ़र्क हो गया। ये प्योर क्लासिकल और यहाँ का फोक मिलाया हुआ था इसमें। तो मेरे जो मौजू ये है कि यहाँ पर उन्होंने सिंध की मौसीकी की खिदमत की और उसका रंग जो है ना वो क्लासिकल कर दिया, फोक के मिलाने के साथ साथ, और उसके कल्चर का हिस्सा बना। उनमें एक हमारे दादा ऐसे थे जो मेरे दादा के चचादार भाई थे, उनका नाम था उस्ताद सेंधो खान। तो सेंधो खान रिवायत मिलती है कि यहाँ के सिंध में पैदा होने की वजह से उनका नाम सेंधो खान रखा गया। अंदाज़न उनकी तारीख़ पैदाइश ये मैं आपको बुक में से देख के बता सकता हूँ, आप रिटर्न में वो लिखिएगा। ठीक। उनकी जो मैं जब कर गया उसमें शादी खान के बाद जो है ना बहुत सारे और भी लोग आते हैं। शादी के बाद खान के बाद गामड़ खान, गामड़ खान के बाद बीबे खान के बाद, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता है। तो बीबे खान के हम असर में हैं अपना उस्ताद सेंधो खान। अच्छा। उस्ताद सेंधो खान की डेप्थ ये थी काम की कि वो पहले सितार रिवाज है मेरी नज़र में, क्योंकि उससे पहले कोई सितार का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा सिंध में। वो पहले बंदे हैं जिन्होंने सितार बजाई, और उसका सबसे बड़ा जो हवाला मिलता है आपको वो मिलता है मोहम्मद ज़मान मखदूम तालिब मौला साहब के यहाँ, जो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और बुज़ुर्ग हस्ती हैं सिंध की और बड़े पढ़े लिखे आदमी रहे हैं। उन्होंने मौसीकी जो है वो उस्ताद सेंधो खान से सीखी। उन्होंने अपनी किताब याद रफ्तागान में पेज नंबर मेरा ख्याल 38 है, उनका पूरा हवाला भी लिखा है और उनका गाना भी लिखा है, उनके बारे में उनका फ़ोटो भी दिया है जो हमारे पास नहीं था, हमने उन्हीं से लिया था। तो उन्होंने अच्छा, अब उस्ताद सेंधो खान की डेप्थ ये है कि वो बहुत अच्छी सितार बजाते थे, सूफ़ी शायर थे और 5-6 लैंग्वेजेस में शायरी करते थे। सितार की कई गतें भी उन्होंने बनाई थी खुद सिंध के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ वो कंटिन्यूटी नहीं रही कि सितार बजाया जाए। लेकिन खान साहब ने अपनी एक बेटी को सितार सिखाया
और पहला मर्द था हमारे यहाँ जिसने ये कहा था कि मेरी बेटी, उनकी एक ही बेटी थी, उनको उन्होंने सितार भी सिखाया था और उनका नाम था बख्तावर। तो वो बहुत कम उम्र में भी उनकी इंतकाल हो गया था उनका बख्तावर का, लेकिन वो सितार वहाँ से उनके पास आया। और उसी हवाले से फिर सितार जो है एक और उनके शागिर्द थे रशीद खान साहब, वो टंडवाल में थे, वो भी सितार बजाते थे। बहुत कम बजाया उन्होंने, लेकिन सितार के कई चीज़ें उनके पास मौजूद थी जो उनसे उन्होंने सीखी थी। आदमी थे सिखाने में। और सिंध में जो जितना भी सदारंगी कलाम का एक स्टाइल बनाया था, क्योंकि सदारंग जो है क्योंकि ग्वालियर के थे, तो उन्होंने एक इसको ट्रेंड, इसका नाम दिया था सदारंगी काफ़ी का गाने का अंदाज। तो उस सदारंगी में ना थोड़ा सितार खानी का अंदाज भी है, जो तबले का सितार खानी जो तबला बजाता था वो सितार के साथ ही बजाया जाता था। तो जो जितने भी सदारंगी के कलाम है ना उसमें सितार खानी तबला बजाया जाता है अभी भी, ये खूबसूरती की बात है। और उसके जो मूजिद हैं या उसको बनाने वाले हैं, या तो गामड़ खान साहब या शादी खान साहब, या उनके बाद उनका नाम आता है सेंदो खान साहब, जो बेसिकली सितार नवाज है। तीसरा उन्होंने ये काम किया कि यहाँ के फोक म्यूज़िक को जब क्लासिकल मिलाया तो उसमें फिर अपनी शायरी भी की। कई उन्होंने अस्ताइयाँ भी बनाई थी, अस्ताइयाँ भी लिखी जिसमें दो चीज़ें मिलती हैं आपको, एक तो सितार का बाज और फिर गायकी के कई रंग, ख्याल का और ध्रुपद का और कई तिरवट तराना भी उन्होंने उसमें सितार में किया है। उसके कोई तराने हमारे बुजुर्गों को अभी भी याद है, मगर सितार कोई नहीं बजा रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ मेरा ख्याल है सिंध में सितार इतना सुना नहीं जाता होगा, या सितार जो है ना वो महफिलों में कम आदमियों तक आवाज़ जाती होगी, क्योंकि यहाँ महफिल का गाना बहुत रहा है। सिंध में जो गाना रहा है वो या दरगाहों पर रहा है या आम महफिलों में रहा है, वो किसी गवर्नमेंट के हवाले से नहीं रहा किसी। लेकिन सिंध की जो कोल्होड़ा ख़ानदान की जो तारीख है, अपना सुमरो ख़ानदान की 10वीं सदी, मैं पीछे जा रहा हूँ वापस, 10वीं सदी में सुमरो जो ख़ानदान था उसने म्यूज़िक को बड़ा पैटर्नाइज किया। और उसमें सिंध के जो गाने वाले थे उनमें चारण, भान, भट्ट और माणा, ये यहाँ के ख़ानदानी गाने वाले, ख़ानदानी बजाने वाले, म्यूज़िक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। उसमें ज़्यादातर जो मंगल आ रहे हैं दो चीज़ें बजाते, एक तो बड़ा ढोल और उसके साथ शहनाई, जिसे यहाँ पर तूती कहा जाता है, तूती। तो उसके भी 5-6 किस्में हैं, क्योंकि हमारा मौजूद सितार है, हम वहाँ पर दूसरी एक जो एविडेंस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के हवाले से देनी है, वो यहाँ का एक ट्रेडिशनल, एक सेमी हिस्टोरिकल एक रोमानवी कहानी है, सोरठ राय डियाज की। तो यहाँ पर सोरठ गाया जाता है। राय डियाज जो है ना उस ज़माने का वो बादशाह है, जिसका जो है ना जिसने पहले ऐलान किया था, मैं मिला रहा हूँ बात को, जो बीजल एक नाम है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का, वो कहानी में जो बताई जाती है हमें ट्रेडिशनल वे में, सोरठ राय डियाज कहानी का नाम है, दास्तान है। और इसको सारे बुजुर्गों ने गाया है अपनी शायरी में। इसमें काफियाँ भी हैं, वाइयाँ भी हैं, गीत भी हैं, गज़लें भी, बहुत कुछ है इसमें। तो सोरठ राय डियाज की कहानी जो है गालिबन 10वीं सदी की है। तो उसमें जो जब बीजल ने ना सुरुंदा बजाया था उनके यहाँ, सुरुंदा, हाँ इस टाइप का, तो सुरुंदा जो बजाया है तो उसने, बादशाह ने उसे कहा कि तुम मांगो क्या मांगते, तो उसने कहा मुझे तुम्हारा सर चाहिए। वो किसी और हुकूमत से आया हुआ था मुझे, तो जब वो कह बैठा था तो फिर उसने उसको सर दिया। तो सिंध में ये जुमला लिखने का है आपकी थीसिस के हवाले से कि सिंध में सुर के बदले में सर दे दिया गया, सुर के बदले में सर दे दिया जाए इनाम पर, तो ये सिंध के कल्चर का हिस्से की बात है। तो ये बहुत मशहूर कहानी है जिसमें सोरठ बजाया जाता है, और अब भी उसमें डेप्थ उतनी है, जब आदमी उसे सुनता है तो ऐसे ही लगता है कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, इस दुनिया में नहीं। तो ये एक आपके कल्चर और हिस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ी रिवायत है। और सिंध के जो हमारा यूजुअल कल्चर है, सोशल कल्चर, उसमें हर स्टेप पर, शादी में, ब्याह में, हर स्टेप पर एक नया गाना है। यानी कि ये तेल मेहंदी का गाना है,
ये रुखसती का गाना है, ये जब वो फलाने आते हैं तो उसका गाना है, ये जब दूध पिलाया जाता है तो उसका गाना है, ये जब दुल्हन जब एंटर होती है तो उसका गाना है। तो इसका मकसद ये हो कि गाना उनके सोशल लाइफ का हिस्सा रहा है, मतलब बुजुर्गों से हिस्सा रहा है, उनका सोशल लाइफ का हिस्सा रहा है, उनके लैंड का हिस्सा रहा है। इवन ये है कि जब उनकी फसल की कटाई होती है ना, तो उसमें जो खुशी का गाना गाया जाता है तो वो भी इसका हिस्सा है। जैसे एक गाना आपने भी सुना होगा, वो है ढगो पेर पेरा, बड़ा मशहूर है। उसका मकसद ये है कि जब बच्चा अपना चलना सीखता है तो उस वक्त वो गाना गाया, उसकी खुशी में। अच्छा सर, बेसिकली ये है कि जब क्लासिकल म्यूजिक इस तरह यहाँ पे आया तो वो किस फ्लेवर में वो कलर्ड हुआ है, उसका क्या रंग बना? हाँ मैं वो, अच्छा यहाँ पर जो है ना तीन खानदानों, तीन जो ग्वालियर, तीन जो है घरानों का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। पहले नंबर पर तो यहाँ ग्वालियर इन्फ्लुएंस रहा है वो शिकारपुर से, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ था तो उसके बाद भी फिर वो यहीं सेटल रहे। तो एक तो वो हिस्सा है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ ही नहीं, उसके साथ साथ जब पाकिस्तान हुआ है तो उसमें किराना घराने के कुछ सारंगी नवाज बहुत ज़्यादा है, किराना घराने के बहुत बजाने वाले भी आए हैं यहाँ पर सिंध में ख़ास तौर पे, और जो सिंधी गाने के हवाले से सिंध के जो म्यूज़िक में कंट्रीब्यूशन किया। तो तीसरा वो रहेंगे उस्ताद आशिक अली खान साहब पटियाला, उन्होंने भी सिंध की काफ़ी को गाया और उसको जो है ना बहुत मुश्किल तरीन करके गाया, उसको टेक्निक उसमें बड़ी अच्छी रखी और अभी तक भी टर्म है कि आशिक अली खान साहब जो वो सिंध की काफ़ी को बहुत अच्छा गाते हैं। सिंध में एक और भी रिवायत है कि अगर कोई गाना गाता है ना तो उससे एक बात ज़रूर पूछते हैं कि यार तुम जो गाना गा रहे हो तुम क्या बीबे खान हो गया? टर्म है कि तुम जो अपने आप को इतना कुछ समझ रहे हो तो बीबे खान, और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बीबे खान मेरे दादा थे, तो इसलिए हम सिंध की क्लासिकल रवायत का हिस्सा है यहाँ पर। तीसरा सिनेरियो जो आता है हमारे यहाँ वो पाकिस्तान होने के बाद बना है। उसमें जो सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान होने के बाद हुआ है गाने में वो हुआ है यहाँ पर फोक के हवाले से, जो वो मोहम्मद इब्राहिम का, मोहम्मद जुम्मन साहब का रहा है, फोक और कंपोज गाने का। अगर क्लासिकल गाने की बात करते हैं आप तो उसमें उस्ताद मंजूर अली खान बहुत बड़ा नाम, अभी तक भी जो है ये जितना भी यहाँ गाना हो रहा है वो उसी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। अच्छा, क्लासिकल गाना सिखाने के हवाले से बात करेंगे तो उस्ताद आशिक अली खान साहब के एक मामू थे, उनका नाम था अमीर खान साहब। अमीर खान साहब के शागिर्द हैं यहाँ पर सिंध में एक गाने वाले, उनका नाम था अलाउद्दीनो नुनारी। अलाउद्दीनो नुनारी वैसे तो उनके शागिर्द थे लेकिन फॉलो करते थे उस्ताद बीबे खान साहब। कई दफ़ा होता है ना आदमी शागिर्द किसी का होता है लेकिन स्टाइल उनका गाना आप सुन के अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई ये। तीसरा एक और बंदा जो है जिसका नाम है, एक और शख्स है वो भी अमीर खान पटियाला वाले के शागिर्द है, उनका नाम है खैर मोहम्मद खान, वो भी क्लासिकल अंदाज। उनकी एक शागिर्द नाम था जीवनी बाई। जीवनी बाई जो है ना वो भी वो जो अख्तरी बाई फैजाबादी टाइप का गाना गाते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में जहाँ पर सिंध में रहा है तो तीन जो स्ट्रिंग में ज़्यादातर सुंदा बजाते हैं, स्थानी बजाते हैं, और फ्लूट की जगह पर यहाँ पर नाड़ बजाते हैं, और रिदम के हवाले से यहाँ पर ढोल बजाया जाता है या नकारा बजाया जाता है, वो मुहर्रम के हाथ में। तो यहाँ सितार जो है ना इतना उसको इतनी तरवीज नहीं हुई जितनी कि और जगह पर। टू द पॉइंट रहा ये गुलाम फिर निज़ामी मेरे उन्होंने इस्लामाबाद। अच्छा वो इस्लामाबाद में जो उनके वालिद साहब हमारे शागिर्द हैं, निज़ामी साहब के, इसहाक निज़ामी। और जमाल के शागिर्द में मेरे ग्रैंडफादर हिंदुस्तान में होते हैं सही से मौजूद, उनके फोटो जुल्फकार साहब ने फोटो मुझे दिए हैं उनके। काश कैसे दिए कुछ अब उसको बताओ किस तरह पहुंचते हाँ, तो मुझे आपकी बात पे यकीन है, आपने जिस नहीं किस तरह पहुंचते पता है? स्कैन करके
एक मशीन में उसको रिकॉर्ड बाकी आप उस ग्रुप पर भाई उसको कैसे बटन दबाएं तो वो लाओ निकल आएंगे। ये मेरे भाई है बड़े। हाँ, और वो आपका फोटो पाकिस्तान में फोटो नहीं मिलेगा आपको दूसरों के पास। सही कह रही है। हरिदास स्वामी जी की किताब थी मेरे पास है। किसकी? हरिदास स्वामी जी। वो मैंने इनको वो जयपुर से जो किताब ली याद से किया। वो इससे पूछो परसों कितनी मुझे गालियाँ सकते इतनी मुझे सुनाई। तो किताब के लिए तुम्हारे दादा आपने क्यों ली? हाँ सर मैं पढ़ा हुआ बच्चे थे उसमें। मैं यार उसकी उर्दू करवा दो उसको तो करके लगा। मैं आपको उर्दू करूँ? नहीं आपको वो पता तो नहीं? चली गई तो तुम्हारा सारा हिंदी में मेरी बात पड़ी। उसमें 35-40 गाल वालों की फोटो है बुजुर्ग जो हमारे ओहो। जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ ना। अब उसके किनके मेरे पास है? वो पीछे रहते हैं हिंदू में हमें हाँ। दस्तार बंदी तो बस वो मैंने नहीं उनको उर्दू करवाई हिंदी में लिखा हुआ। हाँ, हाँ। वो उसको किए गए। मैं भी पढ़ा। नहीं यार वो तो चाहिए, वो तो लेनी पड़ेगी। अक्सर मेरे पापा जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाई समझते, नोट करने तो के देखते ही नहीं, बातचीत ही नहीं करते। वो बोला तूने मेरा कलेजा बाहर निकाल के दे दिया जो हम सारा किताब दादा को निकाला भाई ना। मैंने 2-3 अस्थाई हैं तो इनके बारे सब कुछ ठीक कराएंगे। सही। गाने की वो भाई बड़े मैंने सारे भाई ये नहीं। खुद बहुत आला लोग हैं। नहीं वो तो बात से ही पता लग हलाली लोग हैं। सही। म्यूजिक में दुनिया बहुत बड़ी है। बात से पता लग जाता मियाँ मदर हुसैन साहब है, अली अयूब साहब है, साईं ये दौलत राम जो फोटो है साईं देखो निकल सर बात हूँ ये एमसीए में 20 साल जो शागिर्द था फिल्म एंड वीडियो एंड नालो से विशाल झूलेलाल जिसने भी प्रोडक्शन। आधा घंटा है हमारे पास। अच्छा विशाल हमारे पास टाइम कम है, 3 बजे लाइट जाएगी। 3 बजे लाइट चली जाएगी। हाँ अच्छा तो जी। उसको स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू पहले करना। हाँ। इसके बाद फिर वो सितार का चैलेंज खत्म हुआ ना? मैं नहीं। एक सेकंड जी रुक जाओ। आपका Oh no! एक सेकंड करें करेंगे कोई बटन दबा दें। ओके गुड गुड बहुत मजेदार। एक्शन बस सही है। इसकी बीट कहीं से बंद हो जाए। इट्स इरिटेटिंग। आपको पता है डीवीडी कटर मिल जाता है सॉफ्टवेयर।
ये बाजार से आम सीढ़ी में सोफे की चीज़ मैंने पता किया था, तो कहते हैं डीवीडी प्लेटर नहीं है, डीवीडी प्लेटर तो जब आपके पास ये है तो जाहिर है आप इसको कंप्यूटर में कन्वर्ट भी करते होंगे कैमरा से, है ना? तो इसकी फाइल कौन से फॉर्मेट में होती है? अच्छा, वो जो पेन होते हैं हार्ड डिस्क वाले, उससे जब आप कैप्चर करते हैं वो किस फॉर्म में होती है? MPG। कंप्रेस है, कंप्रेस अभी का 35 mm क्या है वो? एक सेकंड आता हूँ। स्टार्ट करूँ? एक्शन। ओके, हाँ जी। Should I start? Yeah. Yes. आने की भी है। अस्सलाम वालेकुम। चलो।
आप थोड़ा सा उठ के आप स्पूल लेके एक लोड करेंगे। इसी चीज़ को इसीलिए ऑपरेट कर रहा हूँ कि हम्म। एक्शन। हाँ। ए अब आते यहीं से हम एक सेकंड, एक बार फिर एंटर हो जाए। अंदर एंटर होना। बाहर बाहर बाहर। जब ये मुंडा हो गया जब ये वक्त को बाद में ना